बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे जी लोड शेडिंग के ऊपर। आप सब ने देखा पिछला 1 हफ्ता पूरे मुल्क का काफ़ी बेचैनी में गुज़रा। कुछ लोग कह रहे थे कि 5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, कुछ लोग कह रहे थे 3000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली सिचुएशन क्या थी और ये क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा, लोड शेडिंग तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 15 साल पुराना फिनोमेना है, लेकिन इस साल थोड़ा-सा यूनिक इस वजह से था कि पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल से हम इस हुकूमत से सुन रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत थी उसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो बिजली के प्लांट्स लगा दिए। तो लिहाज़ा अब कैपेसिटी पेमेंट और ये वो इस तरह की बातें हो रही थी। तो अगर वाक़ई ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए थे तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये एक सवाल था जो कि हर बंदे के ज़हन में था। तो आज हम देखेंगे कि अगर वाक़ई ही एक्सेस कैपेसिटी के प्लांट्स लगे थे, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? और असल चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं तफ़सील में जाऊँ कि मसाइल क्या हैं, थोड़ा-सा हम बिजली के निज़ाम को समझ लेते हैं कि बिजली का निज़ाम किस तरह चलता है। तो बेसिकली आपके घर से लेके और प्लांट तक जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, तो 3 बेसिकली डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जनरेशन के बिजली पैदा कहाँ पे हो रही है, ट्रांसमिशन पावर प्लांट से लेके और जो बड़े शहर हैं वहाँ तक बिजली कैसे आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि अभी इन सब की क्या सिचुएशन है और इसमें कहाँ-कहाँ पे लूप होल्स हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं जनरेशन से। अच्छा जी, जनरेशन में ये 30 मई 2021 की पाकिस्तान का जो ग्रिड सिस्टम है उसका एनर्जी मिक्स है। तो अभी हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 34,500 मेगावाट है। इसमें से डिपेंडेबल कैपेसिटी तकरीबन 32,000 साढ़े 32,000 मेगावाट के करीब है। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो काफ़ी पुराने पावर प्लांट्स हैं, तो इस वजह से जो उनकी जब वो लगे थे, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटी थी, अब उनसे कैपेसिटी कम हो गई है, तो इस टर्म को हम कहते हैं डिपेंडेबल कैपेसिटी। अच्छा, इसमें अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेजर शेयर है, वो अभी भी 29% हाइडल है। अ, उसके बाद 19% फर्नेस ऑयल है, 17% आरएलएनजी पे हम डिपेंड करते हैं, 11% हम इम्पोर्टेड कोल पे डिपेंड करते हैं। लेकिन असल मसला कहाँ पे है? देखिए, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात तो करते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बेस लोड प्लांट्स। यानी आप इनको जब भी फ्यूल दोगे, तो जितनी इनकी कैपेसिटी है, चाहे दिन है, रात है, गर्मी है, जो भी है, तो ये उस कैपेसिटी पे चलेंगे। रिन्यूएबल में ये प्रॉब्लम होता है कि रिन्यूएबल लाइक हाइड्रो है, तो जब आपने गेटवेज खोलने हैं तभी पानी फ्लो करेगा, तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पैदा पैदा होगी। सोलर है तो सोलर में दिन होगा तो बिजली पैदा होगी। विंड है तो विंड में हवा होएगी तो आपकी बिजली पैदा होगी। तो इसलिए ये जो इनकी कैपेसिटी होती है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। बट अगर ओवरऑल हम इनका इम्पैक्ट देखें, तो लाइक जिस तरह हाइडल है तो 9800 कैपेसिटी है, लेकिन ऑन एवरेज हम अगर पूरे साल में देखें तो हमें शायद 4500 से 5000 मेगावाट मिल रही होती है। सोलर है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 20% है। यानी अगर 400 मेगावाट की हमारी इंस्टॉलेशन है, तो उसमें से हमें जस्ट 80 से 85 मेगावाट मिल रहा है। सिमिलरली विंड भी अगर 1086 मेगावाट की इंस्टॉलेशन है, तो उसमें से हमें हार्डली 300 साढ़े 300 जो ओवरऑल अक्रॉस द ईयर एवरेज बनती है। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, तो हमारी वही जो 3200 मेगावाट की डिपेंडेबल कैपेसिटी है, एक्चुअली वो 3200 भी नहीं बनती। वो अक्रॉस द ईयर समवेयर अराउंड 2700 साढ़े 2700 मेगावाट के आसपास बनती है। तो पहला तो एस्पेक्ट ये आप लोग सब ज़हन में रखें इस जनरेशन के हवाले से। अगला सेगमेंट है जी ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसमिशन में ऑल्दो पिछले साल तक हमारे पास ट्रांसमिशन की कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। लेकिन ऑफ लेट 4000 मेगावाट मटियारी एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन आई है, जिससे जितने भी आपके साउथ के जो प्लांट्स अभी लगे हैं कोल के,
तो उनसे आपके नॉर्थ रीजन को बिजली की सप्लाई मिल रही है। तो ओवरऑल भी देखा जाए तो तकरीबन 7000 एमवीए कैपेसिटी एनहांसमेंट की गई है, 6000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन ले की गई है। तो इस टाइम ट्रांसमिशन भी कंपैरेटिवली जो है वो अच्छी कंडीशन में है, जो कंट्री की अभी एटलीस्ट जो आज के दिन की ज़रूरत है उसको कैटर करने के लिए इट्स सफिशिएंट इनफ। तो जी अगला सेगमेंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन शायद इस टाइम हमारी जो ओवरऑल पूरी वैल्यू चेन है इलेक्ट्रिसिटी की फ्रॉम जनरेशन टिल हाउस होल्ड, उसमें जो सबसे वीक लिंक है वो शायद डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। रीज़न बीइंग के जनरेशन पे हमने इनिशियली फोकस कर लिया, ट्रांसमिशन पे फोकस कर लिया, बट डिस्ट्रीब्यूशन शायद अभी भी उस तरह उसमें फोकस नहीं है, अनअटेंडेड गया। अब उसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जी जब ठीक है पता था कि जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ गई है, ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के पे क्यों काम नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों, जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्रीज होती हैं ना, उसमें प्लानिंग भी फिर कंस्ट्रेंट तरीके से ही होती है। वो फिर नीड बेस्ड प्लानिंग ही चल रही होती है। प्रोएक्टिवली शायद उसमें चीज़ें उस तरह ना ही रिसोर्सेज होते हैं और ना ही उतना पुश होता है। बट ओवरऑल अगर अभी आप देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकवरी दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि क्या की रीजंस थे जिसकी वजह से रिसेंटली लोड शेडिंग हुई। तो उसमें सबसे पहली तो चीज़ ये थी कि कुछ हमारी जो कैपेसिटी थी, जो अवेलेबल कैपेसिटी भी थी, उसमें भी कमी आ गई। तकरीबन 3000 मेगावाट हाइडल से कम हुआ और थर्मल से भी कुछ तकरीबन 1200 मेगावाट की कमी आई। अच्छा, मैं ओवरऑल क्योंकि मेरा शोबा ही यही है, तो मैं ओवरऑल देख रहा होता हूँ कि क्या डिमांड और सप्लाई का ट्रेंड है पिछले सालों की निस्बत इस साल का ना। तो अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो पिछले साल से तकरीबन 6 से 7% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इस साल ज़्यादा है। अच्छा, फिर रिसेंटली कराची में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेजर इश्यूज थे लोड शेडिंग के, तो 350 से 400 मेगावाट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो नेशनल ग्रिड है वो कराची को सप्लाई ज़्यादा दे रहा है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो उसमें काफ़ी फ्रीक्वेंट फेलियर्स आते हैं और उसमें फिर रिकवरी के भी इश्यूज हैं। तो फिर जो जो डिस्कोज होती हैं वो क्या करती हैं कि जो लो रिकवरी एरियाज हैं वहाँ पे फिर वो लोड शेडिंग भी ज़्यादा करती हैं। और आखिरी जो कुछ प्रॉब्लम है वो फ्यूल सप्लाई का भी है। आरएलएनजी की कुछ शॉर्टेज ऑब्जर्व की गई, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, तो उसकी मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक्चुअल मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। लाइक कौन ठीक है, प्लांट लगाने वाले ठीक थे जिन्होंने एक्सेस कैपेसिटी लगा दी, या कि अभी वाली गवर्नमेंट ठीक है जो ये कह रही है कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप ये पाई चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको उन प्रॉब्लम्स की कोर वजह नजर आएगी। ये जो पहला चार्ट है ये है परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो उसमें आप देखें कि हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, यानी जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, वो 86% है। अच्छा, ये भी शायद इतना प्रॉब्लम वाला फिगर ना होता क्योंकि ऑब्वियसली हाउस होल्ड ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज या कमर्शियल यूनिट्स। असल प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी 51% कंजम्पशन जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और सिर्फ 23% कंजम्पशन इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है। 7% जो है वो हमारी कमर्शियल कंजम्पशन है। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये जो 51% डोमेस्टिक कंजम्पशन है, इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है। तो जनाब, ये है पिछले 4 साल का मंथ वाइज सिस्टम की पीक डिमांड के फिगर्स। तो उसमें आप ये देखें कि अब क्योंकि ज़्यादा हमारे कनेक्शन जो है वो डोमेस्टिक हैं, और डोमेस्टिक आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा सबसे बड़े लोड हैं किसी भी घर के अंदर, वो हैं एयर कंडीशनर्स या कूलिंग के जो अरेंजमेंट्स हैं, एचवीएसी के जो अरेंजमेंट्स हैं। तो उससे होता क्या है कि आप देखो कि जो मंथ्स हैं जून जुलाई अगस्त और समवट सितंबर,
तो इनमें तो आपकी जो डिमांड है वो 25,000 26,000 को टच करती है। बट उसके बाद जो बाकी जो मंथ्स हैं, उसके अंदर आपकी डिमांड रैपिडली डिक्रीज होती है, और जो जनवरी फरवरी के जो मंथ्स हैं उसमें ये 14,000 15,000 पे आ जाती है। तो एक डिमांड की तकरीबन 10,000 मेगावाट की फ्लक्चुएशन है इन 8 मंथ्स, जिसमें लो डिमांड होती है, या जो विंटर के मंथ्स आप कह लो, और जो समर के जो 4 मंथ्स हैं उसमें हाई डिमांड होती है। अच्छा, ये पीक डिमांड है। अगर आप एवरेज पे आओ तो एवरेज भी विंटर में आपकी एवरेज तकरीबन 10,000 मेगावाट है, और समर में आपकी एवरेज जो बनती है वो तकरीबन 20-21,000 मेगावाट के पास चली जाती है। अब होता क्या है कि समर में आपके पास कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट्स आ रहे होते हैं, और विंटर में आप लोगों के पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। और ओवरऑल अगर आप पूरे साल के ऊपर देखो, क्योंकि आपके जो लो डिमांड के मंथ्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो पूरे साल के ऊपर देखो तो ओवरऑल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो पीक डिमांड के जो मंथ्स हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही होती है। तो इसलिए जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि दोनों ही अपने अपने क्लेम में ठीक है, कि अगर समर मंथ्स को देखो तो ठीक है जी, हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे साल के आउटलुक देखो तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी फिर हमें हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो दोस्तों, फिर इस चीज़ का हल क्या है? मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो मुल्की सतह पे भी और इनफरादी सतह पे भी आप, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अगर आपने 100% लेविश लाइफस्टाइल गुजारना है, 100% आपको इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो फिर आपको उसके हिसाब से पैसे भी उतने ही आपके पास होने चाहिए, जो कि बदकिस्मती से ना ही हमारे मुल्क के पास है, और ना ही हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस तरह अफोर्ड कर सकती है। तो मेरी ज़ाती राय में हमें जितना भी जो एक्सपेंशन प्लान है आगे फ्यूचर का हमारे बिजली से रिलेटेड, वो जो 8 या 9 लो डिमांड के मंथ्स हैं उसको कंसिडर करते हुए करना चाहिए, ना कि जो 3 या 4 हाई डिमांड के मंथ्स हैं। अभी तक बदकिस्मती से हुआ यही है कि हमारा टारगेट हाई डिमांड मंथ्स ही होते हैं, लो डिमांड नहीं। और दूसरे नंबर पे हमें अपने इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस को बढ़ाना होगा, हमें मुल्क में इंडस्ट्री को फ़रोग देना होगा, तभी जाके हम एक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क या एक सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज गर्मियों में लोड शेडिंग होती रहेगी, और सर्दियों में एक्सेस कैपेसिटी जो है उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल की रखिएगा, और हमें फीडबैक देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।